हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, अर्थात जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका। कोशिका में हम लोगों ने पढ़ा कल कि कोशिका एक संरचनात्मक इकाई होती है और क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई किसी भी जीव के निर्माण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। कोशिका एक ऐसा पहलू होता है जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित करने का कार्य करता है। कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, अंग से तंत्रों का निर्माण होता है, तंत्र से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। कोशिका के अध्ययन करने, कोशिका के बारे में मैंने कल बताया कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के बाद। कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्र द्रव्य क्या, जीव द्रव्य क्या होता है, केंद्र क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है। इनके बाद में बात आती है कोशिका के अंगकों की, यानी कोशिका में भी विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कहलाते हैं। इन अंगों में हम देख सकते हैं अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, गोल्जी उपकरण पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसके अलावा रसधानियां पाई जाती हैं। ये सभी कोशिका के अंग होते हैं, यानी कोशिका में पाए जाने वाले अंग। इनमें हम इनके बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि अंतर्द्रव्य जालिका होती क्या है। अंतर्द्रव्य जालिका ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाली एक जालिका रूप होता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है, इस खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका खुरदरापन होता है। राइबोसोम के कारण ये खुरदरी होती है और राइबोसोम के ऊपर जो स्थित होते हैं वो प्रोटीन उपस्थित होते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जबकि एसीआर यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वो आरईआर खुरदरी और ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है ये कोशिका के अंतर्गत वसा यानी फैट्स और लिपिड अणु बनाने का कार्य करती है, जिससे कोशिका में एनर्जी मिलती है। कोशिका को वसा और लिपिड अणु बनाने के बाद में इनके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। कोशिका झिल्ली के लिए ये प्रोटीन और वसा बनाने में सहायता करते हैं, जिसको जीवात जनन कहते हैं, यानी कि जीव के जनन के लिए उत्तरदायी कारक होती है। जीवात जनन कहलाता है, जो इन्हीं अंतर्द्रव्य जालिका में पाया जाता है। उनके अलावा इनमें जो खुरदरी वो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के माध्यम से क्या होता है, जो यकृत कोशिकाएं होती है, लीवर जो होता है, ये लीवर विष और दवाओं का निराविषीकरण करने का कार्य करता है। किसके कारण? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के कारण। हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियां ग्रहण करते हैं, दवाइयां, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन जो होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो सब हमारे उनको पचाने का या उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य जो करता है वो लीवर करता है। इनका प्रभाव लीवर पे पड़ता है, लेकिन लीवर पे प्रभाव को बचा निरावशीकरण करने के लिए यानी विष रहित करने के लिए जो मूल कार्य करती है वो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका करती है। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि है ना, किसी भी जीव के अंतर्गत दवाओं और विष दोनों का निरावशीकरण करने का कार्य कौन करता है, कोशिका का कौन सा अंग होता है, तो उनमें मुख्य रूप से अंतर्द्रव्य जालिका ही आती है। अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है ये विष और दवा का निरावशीकरण करने का कार्य करती है। हम जो भी दवाएं ग्रहण करते हैं उन दवाओं का प्रभाव इतना लीवर के ऊपर होने नहीं देती, वरना अगर ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका अगर ये कार्य करना छोड़ दे तो विष का प्रभाव लीवर पे पड़ता है, जिसके कारण लीवर डैमेज हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूसरा जो अंग आता है वो आता है गोल्जी उपकरण। इसके बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इनके बारे में बताया। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण के बारे में बताया और इन्होंने बताया उपकरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है। गोल्जी काय कि गोल्जी काय भी कोशिका का एक अंग होता है। ये चपटी पुटकाओं का एक तंत्र है, चपटे रूप में पाई जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इनमें ग्रेनास्ट्रोमा वाले भाग भी पाए जाते हैं कोशिकाओं में, जिनके कारण उनका रूपांतरण होता है। तो चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जिन्हें कुंडकाएं कहते हैं, और ये कुंडकाएं जो होती है ना, ये ईआर झिल्लियों के संपर्क में रहती है, यानी अंतर्द्रव्य झिल्लियों के संपर्क में ये चपटी कुंडकाएं पाई जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से जो जीवों के अंतर्गत जो कोशिकाओं जो पाई जाती है, उन कोशिकाओं में एक ऊर्जा लेवल जो होता है, उस ऊर्जा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में सक्रिय होता है गोल्जी उपकरण।
इसके बाद में आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, ये लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम जो होता है ये पाचक एंजाइम्स जो होते हैं, इन पाचक एंजाइमों को प्रेरित करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हम लोगों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इन ग्रहण करने के उपरांत ये पाचक एंजाइम्स या पाचक पदार्थ जो होते हैं, इन सभी पदार्थों को समाप्त करने का ये कार्य करता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो हानिकारक जो पाचक एंजाइम्स होते हैं उनके साथ साथ जो पूरी कोशिका होती है उसी का भक्षण कर जाती है, अपने आप में पचा जाती है, भक्षित कर जाती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली, आत्मघाती का मतलब सुसाइड बैग, सुसाइड बैग के नाम से भी, यानी ये सुसाइड करना इसका कार्य हो सकता है। कभी कभार पाचक एंजाइम्स प्रेरित करती है, भोजन को पचाने के लिए एंजाइम प्रेरित करती है, लेकिन धीरे धीरे जब पाचक एंजाइम अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तो सक्रिय होने के साथ साथ ये पूरी कोशिका का ही भक्षण कर जाते हैं, और कोशिका का भक्षण करने के उपरांत इसीलिए ये क्या होता है, आत्मघाती थैली, यानी अपने आप को समाप्त कर देना। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंग होता है कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। शक्ति ग्रह कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का इसे शक्ति ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का भंडारण होता है एटीपी के रूप में, और ये दोहरी झिल्ली युक्त परिबद्ध कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, कोशिकांग होता है। ये दोहरी झिल्ली युक्त परिबद्ध कोशिकांग होता है। ये कोशिका के अंतर्गत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, और ऊर्जा प्रदान करने के उपरांत कोशिका में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। बात आती है एटीपी की। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसके रूप में, क्योंकि एटीपी जो होती है ये इसको ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। इसको कोशिका के लिए ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। इसको पावर हाउस सेल के नाम से जानते हैं। ये दोहरी झिल्ली युक्त परिबद्ध कोशिकांग होता है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, जो कोशिका को पूरा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। इसको एटीपी को पूरा नाम जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। एटीपी जो है वो ऊर्जा की मुद्रा, यानी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं इसको। तो इनके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में आता है प्लास्टिड। और प्लास्टिड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं किसी भी कोशिका में। प्लास्टिड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनमें क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड। फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये होता है रंगीन, और दूसरा है इसी में ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये होता है श्वेत व रंगहीन, यानी कि पादपों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। पादपों का अंगक है, पादपों में पाए जाते हैं प्लास्टिड। पादपों में प्लास्टिड पाए जाते हैं। इन प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, कलरफुल होता है। इसके कारण पादपों के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं हमारे लिए, चाहे वो पुष्प है, चाहे वो पादप की पत्तियां हैं, चाहे वो तना है। विभिन्न प्रकार के रंगों में पाए जाने की जो क्रिया होती है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होती है, प्लास्टिडों के कारण ही होती है, लेकिन प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट के कारण होती है। लेकिन यदि
पादप के अंतर्गत श्वेत या रंगहीन कंडीशन है, यानी किसी भी प्रकार का कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा है, और श्वेत कंडीशन जो होती है वो ल्यूकोप्लास्ट के माध्यम से होती है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट के माध्यम से इनमें ये कंडीशंस देखने को मिलती है। इनके बाद में प्लास्टिड के बाद में आती है रसधानियां, और रसधानियां जो होती है ये ठोस व तरल पदार्थों के संग्राहक थैलियां होती हैं, यानी कि कोशिका से रसधानियां जो होती हैं, रसधानियां, इनमें रसधानियां जो होती है ये ठोस और तरल पदार्थ हों, यानी कोशिका में जितने भी ठोस व तरल पदार्थ होते हैं, इन ठोस और तरल पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य इसी के अंतर्गत होता है। रसधानियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रस इकट्ठे होते हैं, गैस जूस वगैरह जो होता है पूरा, वो रसधानियों के माध्यम से इकट्ठा कर लिया जाता है कोशिका के कौन से अंग में, रसधानियों के माध्यम से। और ये संपूर्ण कोशिका में लगभग जो पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिकाओं का लगभग, पादप कोशिकाओं में रसधानियां बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती हैं। रसधानियां जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। रसधानियां जो होती हैं पादप कोशिकाओं का लगभग 50 से 90% भाग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा भाग नहीं होती। तो इनका जो कार्य होता है किसी भी कोशिका के अंतर्गत, वो ठोस और तरल पदार्थों को इकट्ठा करके थैली में बंद करके संग्राहक थैलियों में इकट्ठा करके रख लेने का होता है। रसधानियां पादपों के अंतर्गत अत्यधिक बड़ी मात्रा में बड़ा भाग होती है, जिसके अंदर लगभग 50 से 90% भाग तक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रसधानियां अत्यधिक छोटी होती हैं। तो ये तो बात हुई कोशिका के अंगकों की, जिनमें हमने अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ा, गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, राइबोसोम के बारे में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, प्लास्टिड के बारे में पढ़ा और रसधानियों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितना होता है? कोशिका विभाजन ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहां पे ये ऐसा विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों के समान होती है, यानी कि ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों के आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, मात्र कोशिका गुणसूत्रों की समान रहती है, समान रहती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की आधी रह जाती है, उसे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये कोशिका का विभाजन होता है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कोशिका विभाजन मूल रूप से दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों के समान रहती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। और ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों के आधी रह जाती है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए इसको आप जितनी भी मैंने परिभाषाएं आप लोगों को बताई हैं उनको आप कॉपी में, फेयर कॉपी में अपनी में नोट डाउन करें और उनको लिखें, लर्न करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। यहाँ से आगे कल नया चैप्टर शुरू करेंगे।